Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is the important personalities. तो अब आप सोचेंगे कि इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हम अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जब हमने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा और भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे जैसे डेवलपमेंट्स क्या हुए थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर या फिर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स क्या थे, तो उनमें हमने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, दादा भाई नेहरूजी हैं, जवाहरलाल नेहरू. तो इस टाइप के पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में बहुत बार आए हैं. इसीलिए इस टॉपिक को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कॉज अराउंड 32-33 क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. तो उन सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर और आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2012 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें दादा भाई नेहरूजी का इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सबसे इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है. तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स में दादा भाई नेहरूजी के कंट्रीब्यूशन मेंशन्ड हैं. तो फर्स्ट है एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश. दूसरा है ही इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट and restore the self confidence of Indians. और तीसरा है he stressed the need for eradication of all the social evils before anything else. तो दादा भाई नेहरूजी के बारे में जो हम जानते हैं मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया था कि दादा भाई नेहरूजी वॉज अ मॉडरेट. तो वो जितने भी जो भी कंट्रीब्यूशन था, जितना भी वर्क था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो वो सारे लेजिटिमेट मीन्स में लिमिटेड होकर था. तो जितनी भी सोशल इविल्स थी तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं था जितने भी मॉडरेट्स थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके ज़्यादातर जो गोल्स थे वो पॉलिटिकल गोल्स थे और उन्हीं पॉलिटिकल गोल्स को वो लेजिटिमेट तरीके से अचीव करना चाहते थे. तो जितने भी मॉडरेट्स थे उनका पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा लिंक नहीं था, इसलिए सोशल इविल्स पर भी उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया. इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें दादा भाई नेहरूजी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था. साथ में जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडियंस का रिस्टोर करने के लिए भी दादा भाई नेहरूजी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है. और हम जानते हैं कि दादा भाई नेहरूजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो दादा भाई नेहरूजी ने दी थी और साथ में जो इकोनॉमिक क्रिटिक है ब्रिटिश रूल का वो भी सबसे पहले दादा भाई नेहरूजी ने ही प्रेजेंट किया था. इसलिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था इंडिया का उस टाइम पर बाय द ब्रिटिशर्स, तो दादा भाई नेहरूजी एक्सपोज्ड दैट्स व्हाई 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर एंड आवर आंसर इज 1 ओनली, दैट इज ए ऑप्शन. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दादा भाई नेहरूजी. So he was also known as the Grand Old Man of India and he was a Parsi intellectual, educator, cotton trader and an early Indian political and social leader. और जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट थी उसमें भी ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिबरल पार्टी में हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 1892 एंड 1895. तो वो पहले इंडियन थे जो कि एक ब्रिटिश एमपी थे और उनकी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसी बुक में उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक दी है और जो इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी बाय द ब्रिटिशर्स तो उस पर सारी अटेंशन इसी बुक में दी गई है. एंड ही वॉज ऑर्डेंड प्रीस्ट जिसे अथोर्नन भी कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने रहनुमा मजदैसेने सभा 1851 को फाउंड की थी और इसका एम क्या था, टू रिस्टोर द ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी. साथ में 1854 में उन्होंने एक गुजराती फोर्ट नाइटली पब्लिकेशन को शुरू किया विच वॉज नोन एज रस्त गोफ्तार और इसका एम क्या था, टू क्लैरिफाई ज़ोरोस्ट्रियन कंसेप्ट्स एंड प्रमोट पारसी सोशल रिफॉर्म्स. तो जैसे कि वो पारसी थे तो पारसी सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स की नीड थी उन्हीं को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने रस्त गोफ्तार नाम का एक पब्लिकेशन शुरू किया जो कि फोर्ट नाइटली था, यानी 15 डेज में एक बार आता था और इट वॉज इन गुजराती लैंग्वेज. तो ये आपको ध्यान रखना है कि रस्त गोफ्तार जो था वो दादा भाई नेहरूजी ने पब्लिश किया था. उसके बाद 1855 में ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी एट एल्फिंस्टोन कॉलेज इन बॉम्बे. तो ऐसी
एकेडमिक पोजीशन फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ने होल्ड की थी उस टाइम पर, क्योंकि उससे पहले जो है ज़्यादातर ब्रिटिश ही इन्वॉल्व थे इन एकेडमिक पोजीशंस पर। उसके बाद 1867 में, ध्यान रखना ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्टैब्लिश करने में हेल्प की, बिकॉज एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रेडेसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने देखा 1885 में हुई थी, तो 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई थी, और उसके भी गोल्स ज़्यादातर वही थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, यानी जितने भी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखना है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, और इसी को इस्टेब्लिश करने में दादा भाई नेहरू जी हेल्प्ड। एंड साथ में इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो थी, जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फाउंड की थी, ये ध्यान रखना है। तो दादा भाई नेहरू जी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम ही ऑब्जेक्टिव था, एंड उसकी प्रैक्टिसेस भी सेम थी विद एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन था दादा भाई नेहरू जी का। आप देख सकते हैं बहुत ही डाइवर्स कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था उसको उसमें हेल्प किया। उसके बाद जो दादा भाई नेहरू जी का वर्क है ड्रेन थ्योरी पे, इट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर इन 1896। तो 1896 में एक रॉयल कमीशन फाउंड की गई थी, उसी के मेन जो मेंबर थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। और इस रॉयल कमीशन को कब बनाया गया? व्हेन दादा भाई नेहरू जी एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिशर्स। और इस कमीशन में रिव्यू किया गया कि इंडिया पर क्या क्या फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, और वो बहुत सारे जो बर्डन्स थे वो मिसप्लेस थे, यानी वो बहुत सारे बर्डन्स ब्रिटिशर्स के ऊपर होने थे, लेकिन ब्रिटिशर्स पुट देम ऑन इंडियंस। तो उन सबको रिव्यू किया गया इस कमीशन के अंदर। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो 19th सेंचुरी तक जो भी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे दे वर ऑल मॉडरेट्स, तो वो उनका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स वुड हेल्प देम इन मॉडर्नाइजिंग द इंडिया, और साथ में उनको जो ब्रिटिशर्स डिफरेंट प्रोविजंस और एक्ट्स निकालते थे तो उनको लगता था उसमें भी वो इंडियंस को कंसिडर करेंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो बाद में धीरे धीरे जो मॉडरेट्स हैं उनको भी ये रियलाइज़ होने लग गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे वर नॉट गेटिंग अग्रीड टू देयर डिमांड, और उनको ब्रिटिश रूल की रियलिटी धीरे धीरे पता चलने लगी। और इसी के सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे दादा भाई नेहरू जी, और उन्होंने ही एक्सपोज किया था कि ब्रिटिश किस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इकोनॉमिकली। और उनकी जो ड्रेन थ्योरी थी दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी। उन्हीं के टाइम पर एक जस्टिस MG रानाडे भी थे, और उन्होंने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इंडिया में होना चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई लोगों को। साथ में इकोनॉमिक क्रिटिक में जो इन्वॉल्व थे वो थे RC दत्त, जिन्होंने एंटायर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है कॉलोनियल रूल का 1757 में उस पर एग्जामिनेशन किया, यानी 1757 तक पूरे जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उनका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है उसको पूरे ध्यान से ब्रीफली माइन्यूटली एग्जामिन किया। तो वो थे RC दत्त, आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक क्रिटिक की थी कॉलोनियलिज्म की, जिसमें थे GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, GK गोखले, PC रे, और भी सारे और भी लोग थे। तो इन जो नाम हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ड्रेन थ्योरी थी दैट वाज द फोकल पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक क्रिटिक, और उसमें ये मेंशन था जो इंडिया की लार्ज पार्ट ऑफ कैपिटल था, यानी इंडिया का जितना भी पैसा था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरीज या पेंशन्स देने में ही जा रहा था, और साथ में जो आर्मी थी उसके चार्जेस को मेंटेन करने में, और जो होम चार्जेस थे इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो होम चार्जेस थे दीज वर द चार्जेस टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, वॉर एक्सपेंस, पेंशन्स टू रिटर्न्ड ऑफिसर्स एंड एक्सपेंस इन मेंटेनिंग द कॉलोनी। तो जो भी ब्रिटिशर्स खर्चा कर रहे थे इंडिया में आर्मी पर, वॉर पर, या फिर जितने भी उनके ऑफिसर्स थे उनकी पेंशन्स पर, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके एक्सपेंस, तो ये सारे एक्सपेंस जो थे वो इंडियंस को ही पे करने पड़ते थे, एंड दीज वर कॉल्ड एज होम चार्जेस। तो सारा इंडिया का कैपिटल इन्हीं को पे करने में जा रहा था, और इन्हीं चीज़ों को एक्सपोज किया गया था जब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को डिस्कस किया दादा भाई नेहरू जी ने। और धीरे धीरे ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई, यानी जो कॉमन पीजेंट्स थे उनको भी ये सब समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं इंडिया के साथ,
और इसीलिए जो धीरे धीरे जो सारे रीजन्स हैं और हर क्लास के लोगों ने नेशनलिस्ट जो पॉलिटिकल एजिटेशन हुई थी गांधी के टाइम पे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस है, तो धीरे धीरे उनमें भी ये पॉपुलराइज हो गई और वो लोग भी फिर कनेक्ट कर पाते थे विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ जो अभी हमने डिस्कस किया, जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पीसी रे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2015 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3 नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट है दादा भाई नेरोजी, सेकंड है जी सुब्रमण्यम अय्यर और थर्ड है आरसी दत्त। तो अभी हमने इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा कि दादा भाई नेरोजी जो थे वो तो मोस्ट प्रोमिनेंट थे, उन्होंने ही इस थ्योरी की शुरुआत की थी। और उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो भी इन्वॉल्व थे, मैंने अभी आपको बताया था। और आरसी दत्त जो थे उन्होंने पूरे जो भी कॉलोनियल रूल है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया पे, उस पर माइन्यूटली एग्जामिन किया था। तो ये जो तीनों पर्सनैलिटीज़ हैं, these three were involved in the economic critiques of colonialism in India. That's why our answer is 1, 2, 3, that is D option. Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 2007 और इसमें हमसे पूछा गया है कि जो बुक थी बहु विवाह नाम से, तो who among the following wrote that book? Our options are Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Pandita Ramabai, and fourth is Rabindranath Tagore. So now let's see what is the answer. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने ही इस बुक को लिखा था विच वॉज नेम्ड एज बहु विवाह। और अब हम जानेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। So he was a Bengali polymath from the Indian subcontinent and a key figure of Bengal Renaissance. ये आपको ध्यान रखना है। और वो इन्होंने बहुत ही सारी तरीके से इंडियन जो मूवमेंट था उसमें हेल्प किया था। जैसे ही वॉज अ फिलोसफर, ही वॉज अ एकेडमिक एजुकेटर, राइटर, ट्रांसलेटर, प्रिंटर, पब्लिशर, entrepreneur, reformer and philanthropist, and his efforts to simplify and modernize Bengali prose was significant. यानी जो बंगाली जो लिटरेचर थी उसमें भी इनका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। जैसे उन्होंने जो बंगाली अल्फ़ाबेट्स होते थे उनको सिंप्लीफाई किया था, और जो विडोज़ होती थी उनकी री मैरिजेस के लिए भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, और उसी की वजह से ब्रिटिशर्स को विडो री मैरिज एक्ट को पास करना पड़ा था। और जो टाइटल है विद्यासागर का वो इनको मिला था संस्कृत कॉलेज ऑफ कैलकटा से। तो विद्यासागर का मतलब है विद्या मीन्स नॉलेज एंड सागर मीन्स ओशन। तो ओशन ऑफ नॉलेज का जो टाइटल है वो उनको प्रोवाइड किया गया था ड्यू टू हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन संस्कृत स्टडीज़ एंड फिलोसफी। और बाद में अनिल कुमार गैंज नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक विद्यासागर यूनिवर्सिटी का नाम खोला टू ऑनर द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये बहुत ही ग्रेट राइटर भी थे, इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स किए थे, जिसमें से कुछ हैं। जो इनकी फर्स्ट बुक थी दैट वाज बर्ण परिचय, इट वाज बंगाली, इट वाज इन बंगाली अल्फ़ाबेट टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू द अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ऑफ द बांग्ला लैंग्वेज। तो बांग्ला लैंग्वेज को और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए फॉर द चिल्ड्रन ही इंट्रोड्यूस्ड बंगाली अल्फ़ाबेट बुक विच वॉज नोन एज बर्न परिचय। और इनके सोशल रिफॉर्म मोनोलॉग्स भी थे जो सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने काम किए थे, तो वो इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में शो किया। जैसे बिधो बविवाह जो है उसमें इन्होंने विडो रीमैरिज की बात की। बहु विवाह जो हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, इट वॉज फॉर द बैनिंग ऑफ पॉलीगैमी। और थर्ड है बाल्य विवाह, तो जो चाइल्ड मैरिज की जो प्रॉब्लम थी उस टाइम पर प्रेवलेंट, तो उसी के फ्लॉज को सोसाइटी को दिखाने के लिए कि वाई वी शुडेंट डू चाइल्ड मैरिज, तो उन फ्लॉज को दिखाने के लिए इन्होंने बुक लिखी बाल्य विवाह। तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स में इन्वॉल्व थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और बाद में इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया विच वॉज नोन एज सोम प्रकाश, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1858। तो जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने जितने भी मेन पॉइंट्स थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड वो आपको बता दिए हैं। इनसे क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2007 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोम प्रकाश नाम का जो न्यूज़पेपर था, तो हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड दैट। आर ऑप्शंस आर दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था विच वॉज नेम्ड एज सोम प्रकाश इन 1858। तो इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज़ बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 1999 और अबनिंद्र नाथ टैगोर जो थे तो वो जो है पेंटर थे और इंडिया की पेंटिंग्स को रिवाइव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया. तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं दोज आर क्लासिफाइड एज रियलिस्टिक, सोशलिस्टिक, रिवाइवलिस्टिक और इम्प्रेशनिस्टिक. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जो अबनिंद्र नाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स थी दोज आर क्लासिफाइड एज रिवाइवलिस्टिक. तो उनको हम रिवाइवलिस्टिक क्यों बोलते हैं, लेट्स नो अबाउट दैट. सो अबनिंद्र नाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया. तो पहले जो स्वदेशी वैल्यूज़ इंडियन आर्ट में इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसके पहले जो सपोर्टर थे ही वॉज द अबनिंद्र नाथ टैगोर एंड ही फर्स्ट क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है दैट वॉज क्रिएटेड बाय अबनिंद्र नाथ टैगोर. और बाद में फिर उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को भी इस्टेब्लिश किया. तो उनका जो सोल एम था वो ये था कि जो इंडियन आर्टिस्ट पे इंग्लिश का इन्फ्लुएंस आ रहा था, यानी ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस आ रहा था, उसको उनको काउंटर करना था. उनको ये रियलाइज़ कराना था कि जो इंडियन जो आर्ट है, जो इंडियन जितनी भी जो पेंटिंग्स बनाते थे, जो भी इंडियन आर्ट है, उस पर स्वदेशी वैल्यूज़ का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना कि इंग्लिश इन्फ्लुएंस. और ये उन्होंने कैसे अचीव किया, बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन एलिमेंट्स इन हिज वर्क्स एंड अचीव्ड सक्सेस व्हेन ब्रिटिश आर्ट इंस्टीट्यूशंस गिव इन एंड एक्सेप्टेड टू टीच एंड प्रोपेगेट हिज स्टाइल ऑफ वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने क्या किया, अपने वर्क में इंडियन एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी गिव अप कर दिया. और जो ब्रिटिशर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनमें भी फिर अबनिंद्र नाथ टैगोर की जो आर्ट जो स्टाइल थी उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया. और जो मुग़ल और राजपूत पेंटिंग्स थी उनको भी इन्होंने मॉडर्नाइज किया, रिवाइव किया एंड दैट गेव राइज टू मॉडर्न इंडियन पेंटिंग विच टुक बर्थ एट इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इनकी पेंटिंग्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो आंसर था रिवाइवलिस्टिक. तो रिवाइवलिस्टिक क्यों था, क्योंकि जो इंडियन वैल्यूज़ थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो दैट दोज वर डाइंग इन द इंडियन आर्टिस्ट वर्क. तो इंडियन आर्टिस्ट के वर्क में धीरे धीरे इंडियन एलिमेंट ख़त्म होता जा रहा था. तो उसी को ही इन्होंने इंडियन वैल्यूज़ को रिवाइव किया था. मुग़ल और राजपूत पेंटिंग्स जो हैं उनको मॉडर्नाइज किया, रिवाइव किया, इसीलिए इनके स्टाइल को रिवाइवलिस्टिक बोला जाता है. एंड ही वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ प्रोफिशिएंट एंड अकम्प्लिश्ड राइटर. तो एक आर्टिस्ट के साथ साथ ये एक राइटर भी थे. और इनका जितना भी लिटरेरी वर्क था, मोस्ट ऑफ द वर्क वर मेंट फॉर चिल्ड्रन. और जो इन्होंने बुक्स लिखी थी, बूडो अंगला, खिरेर पुटुल, राज काहिनी, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों पूछा जा सकता है. एंड दीज बुक्स वर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बंगाली चिल्ड्रंस लिटरेचर. सो हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ अबनिंद्र नाथ टैगोर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1997 और इस क्वेश्चन में हमसे 3 नाम दिए गए हैं, दैट इज MC सेतलवाद, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. तो दीज वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ विच पार्टी? आर ऑप्शंस आर स्वराज पार्टी, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो ये जो 3 मेंबर्स थे, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ये तीनों मेंबर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर थे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इस्टेब्लिश की थी 1905 में. सो नाउ लेट्स नो मोर अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले एंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. Another question is, a graduate at 18, professor and associate editor of the Sudharak at 20, सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा. ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये किसी एक पर्सन के बारे में हमसे पूछा गया है. तो ही वॉज ग्रेजुएट एट 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द सुधारक एट 20, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा एंड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस एट 29, ही वॉज द लीडिंग विटनेस बिफोर एन इम्पॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31. ये एज दी हुई है,
provincial legislator at 34 age, imperial legislator at 36, president of the Indian National Congress at 39, and a patriot whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master. तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देना है, जो मेजर जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे महात्मा गांधी अपना गुरु किसको मानते थे, उसके बाद जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, एंड ही वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस, और पूर्व सार्वजनिक सभा के सेक्रेटरी भी थे और सुधारक के एसोसिएट एडिटर थे. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बाल गंगाधर तिलक. तो हम भी अभी तक जो हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है उससे आपको रियलाइज़ हो गया होगा, आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि जो महात्मा गांधी थे वो अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखी हुई हैं, दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर ऑल्सो बाय द गोपाल कृष्ण गोखले. सो आवर आंसर इज सी. So now let's know more about Gopal Krishna Gokhale. So he was the social reformer who founded a sectarian organization to work for relief of the underprivileged of India. और वो क्या थे, एक मॉडरेट नेशनलिस्ट थे. दादा भाई नेहरू की तरह वो भी लेजिटिमेट तरीके से अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना चाहते थे. एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ हिम. और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पूछा गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में. तो वो जो सोसाइटी है दैट वाज आल्सो फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905, और जो कि किस लिए उसको फाउंड किया गया था, टू इंस्पायर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स अमंग हिज फेलो कंट्रीमैन. तो लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग आए, उसी को ही इंस्पायर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था. और उसके जो डिस्टिंग्विश मेंबर्स थे और भी वो थे MC सेतलवाद, BN राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. और इन्हीं तीनों के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था. And he also worked as an editor on English version of सुधारक. तो सुधारक एक न्यूज़पेपर का नाम था जो कि गोपाल गणेश आगरकर ने स्टार्ट किया था. तो उसका एक इंग्लिश वर्जन भी होता था, और उसी इंग्लिश वर्जन में एज एन एडिटर गोपाल कृष्ण गोखले यूज टू वर्क. ये हमसे क्वेश्चन में भी मैंशन था. साथ में फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने बाद में जो महागोविंद रानाडे थे उनके भी जो क्वार्टरली जर्नल था सार्वजनिक नाम से, उस पर काम करना शुरू कर दिया. And the general wrote about the public questions of the day in a frank and fearless manner. तो जो सार्वजनिक था वो लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में लिखता था. उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग विद रानाडे इन द पूर्व सार्वजनिक सभा, और उसी के बाद में वो सेक्रेटरी भी बने. ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महागोविंद रानाडे को अपना गुरु मानते थे, और उन्हीं की मेंटरशिप में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ मेंबर ज्वाइन किया 1889 में. तो ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. ही गॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बाद में फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी भी बन गए थे कुछ साल के लिए. ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था. और बाद में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द बनारस सेशन, जो कि 1905 में हुआ था. तो ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. उसके साथ साथ जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर ही स्पोक स्ट्रांगली अगेंस्ट दी गवर्नमेंट. तो ये जो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं गोपाल कृष्ण गोखले के. और इस क्वेश्चन से आपको इनके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आप बाकी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं. जैसे पूना सार्वजनिक सभा जो है वो रानाडे ने शुरू करी थी. उनका एक जर्नल भी था विच वॉज नोन एज सार्वजनिक. तो और एक सुधारक न्यूज़पेपर था विच वॉज स्टार्टेड बाय गोपाल गणेश आगरकर. तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको ध्यान में रखनी है. दिस विल हेल्प यू इन अदर क्वेश्चंस और एलिमिनेटिंग ऑप्शंस इन अदर क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998, और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट इनमें से कौन से वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ने दी थी. तो स्टेटमेंट है द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशियस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस. हमारे पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन एंड नन ऑफ द अबव. तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल. तो कांग्रेस जो है वो एक तरीके से टूट रही है एंड इट इज़ फॉलिंग टू इट्स डिमाइस, और उसी में ही मेरे को हेल्प करनी है, ये एक गवर्नर जनरल वाइसरॉय ने कहा था. तो अब हमें ध्यान देना है कि ऐसा कांग्रेस में कब हुआ था.
तो कांग्रेस अभी भी प्रेजेंट में भी है, तो इट वॉज नॉट फेल्ड, इट स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1885। तो हमने देखा कि जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है, और उसी से ही हम ये रियलाइज भी कर सकते हैं कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। और ये आपने ध्यान भी दिया होगा पहले कि पार्टीशन के टाइम पर लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे, और इसीलिए लॉर्ड कर्जन को फादर ऑफ पार्टीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में वाइसरॉय थे, और 1907 में, मतलब कांग्रेस के जो स्प्लिट का जो बैकग्राउंड है वो 1905 से ही स्टार्ट हो गया था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो इस तरीके से हम डिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमें नहीं भी पता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में डिड्यूस कर सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय एट दैट टाइम व्हेन दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय हिम। So answer is B. Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 1999 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी टूवर्ड्स अफगानिस्तान। और ऑप्शंस आर मिंटो, डफरिन, एल्गिन और लिटन। तो मैं आपको शुरू से यही बताती आ रही हूँ, मैं आज फिर आपसे बोलना चाहूँगी कि जितने भी गवर्नर जनरल हैं और उनके टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हुए थे ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको इसका सोर्स भी बता दिया था कि जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है उसके पीछे अपेंडाइसिस में सारे गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है और वहीं पर ये मैंशनड है। तो अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ लॉर्ड लिटन जो थे, ही फॉलोड द स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसीज टूवर्ड्स अफगानिस्तान। तो इस अगर आपने वो गवर्नर जनरल कवर कर लिए हैं वहाँ से, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वाइसरॉय विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू। तो लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया एज अ वाइसरॉय बना के क्यों भेजा गया था, उनको क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बाल्कनाइज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दूसरा है कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, थर्ड है एक्सेप्ट जिन्नाज डिमांड फॉर पाकिस्तान, एंड फोर्थ है परसुएड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द पार्टीशन। तो जब हमने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा, जब हमने देखा था फ्रीडम एंड पार्टीशन के बारे में, तो वहाँ हमने देखा था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कि पाकिस्तान जो है वो नहीं फॉर्म किया जाए और इंडिया को यूनाइटेड रखा जाए जितना ज़्यादा पॉसिबल है। और इसीलिए उन्होंने जो है जो बहुत कम एरिया था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके, जब बिल्कुल भी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे यूनाइटेड रहने के लिए, तो उन्होंने बहुत कम एरिया जो है पाकिस्तान को दे दिया था, मिनिमम जितना दे सकते थे। तो उनका जो उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन को, वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को यूनाइटेड रखना है जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ऑप्शन बी में दिया गया है, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2004 और इस क्वेश्चन में हमारे पास वाइस रॉयज दिए हुए हैं 4 और हमें उनको उनके टर्म के हिसाब से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सो फर्स्ट इज लॉर्ड कर्जन, सेकंड इज लॉर्ड केम्सफोर्ड, थर्ड इज लॉर्ड हार्डिंग एंड फोर्थ इज लॉर्ड इरविन। और हमें इनके टर्म के हिसाब से इनको इन ऑप्शंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सारे गवर्नर जनरल के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है कि क्या क्या इनके टाइम पर हुआ था, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली चीज़ जो है वो आपको खुद से कवर करनी है, जो स्पेक्ट्रम की बुक में लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने देख भी रखा है ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चंस जो है आप इसका आंसर जो है खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताएंगे। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि अभी तक जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको कितना याद रहती हैं। और अगर आपको याद रह रही हैं दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग गुड, और अगर नहीं रह रही हैं तो यू हैव टू रिवाइज ऑल दैट थिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट। सी, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए बार बार रिवाइज करो, इन सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you guys, this was all about this video and I hope आपको हमारे डेली कंटेंट से हेल्प मिल रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। एंड फॉर मोर डेली कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com।
और इसके आगे के जो इवेंट्स हैं यानी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के 2 पार्ट्स और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड लक फॉर योर स्टडीज़. बाय बाय.